नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। देहरादून के सेलाकुई में नस्लीय हिंसा का शिकार हुए त्रिपुरा के एक छात्र ने आखिरकार 2 हफ्ते तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद दम तोड़ दिया है। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने और उसके भाई ने अपने ऊपर की जा रही नस्लीय टिप्पणी का विरोध किया था। घटना बीती 9 दिसंबर की है, जब सेलाकुई की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में MBA फाइनल ईयर का त्रिपुरा का एक छात्र अंजेल चकमा देकर अपने भाई के साथ सेलाकुई बाजार में कुछ खरीदारी करने पहुंचा था, जहां पर एक जगह पर उसके चेहरे और बोलचाल की भाषा को लेकर कुछ युवकों ने उन पर अभद्र और अपशब्द भरी नस्लीय टिप्पणी शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर आरोपी युवकों ने अंजेल और उसके भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि आरोपी इतने हमलावर हो गए, उन्होंने अंजेल को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घायल अवस्था में अंजेल को ग्राफिक एरा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर करीब 15 दिनों तक जिंदगी मौत की जंग लड़ते लड़ते आज सुबह अंजेल ने दम तोड़ दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर पहुंचे, जहां पर पीपलकोटी में आयोजित 24वें विकास मेले के दौरान समापन समारोह में शामिल हुए हैं। सीएम धामी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने मेले में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया, लोगों से बात की। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है। 7 दिनों तक चलने वाला ये मेला, इसमें हमारी सरकार के भी विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के निराकरण के साथ साथ जो पात्र लोग हैं, जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको योजनाओं का लाभ दिलाना भी सुनिश्चित इस मेले के माध्यम से किया जा सकेगा। और आप सबको पता है कि इस समय हमने राज्य के अंदर एक अभियान प्रारंभ किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वारा। और इस अभियान के माध्यम से हम सभी सीमांत क्षेत्र, गांवों के क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में हमारा पूरा प्रशासन के सभी प्रशासनिक विभाग पहुंचकर हर न्याय पंचायत के स्तर पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अंकिता मर्डर केस में कथित तौर पर नाम घसीटे जाने से आहत बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अपना बयान जारी कर दिया है। गौतम का कहना है कि एक साजिश के तहत उनको बदनाम करने वालों पर मानहानि का मुकदमा तो होगा, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गौतम का कहना है कि अगर उनके खिलाफ एक भी सबूत मिला तो वो सामाजिक राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। साथ ही कहा कि मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, जो कि भ्रामक बातें सामने आ रही हैं, उसकी भी जांच की जाएगी। इस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है कि जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी। और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। देहरादून में अंकिता भंडारी मामले को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी महानगर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के महानगर कार्यालय में पहुंचने से रोका है।
सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में डोईवाला के सिख समाज की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। देहरादून जिले में आने वाले डोईवाला कस्बे के सिख समुदाय के एक सोशल मीडिया यूजर प्रदीप रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सिख धर्म ने हमेशा ही सनातन धर्म की रक्षा करता है। ना कहूं अब की, ना कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। ये जो बयानबाजी फेसबुक पे कर रहा है, अगर ये सिख गुरु ना होते, मैं तुझे भी बता देना चाहूं इस टिप्पणी करने वाले को कि सुन्नत तेरी भी हुई होती। भानीवाला का एक युवक है कोई प्रदीप रावत के नाम से, उसने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को बहुत ही अभद्रता से गाली गलौच लिखी है और उनके छोटे साहिबजादों के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिए हैं। जो देहरादून में आयोजित वीर बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा आढ़त बाजार में पहुंचे। उन्होंने वीर साहिबजादों को याद करते हुए कहा, नन्हे वीरों ने धर्म परिवर्तन स्वीकार करने की बजाय मौत को मंजूर किया, जो ये साबित करता है कि स्वधर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, जिसे आने वाली पीढ़ियां कभी भुला नहीं सकती। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऐसे जब हम दूर से सोचते होंगे या कभी विचारते होंगे, लेकिन अगर हम बहुत गहराई में जाएंगे तो तब हमको एहसास होगा, ये महसूस होगा कि कितनी चुनौतियां और कितनी कठिनाई होती। जब 9 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को जिंदा दीवार में चुन दिया गया, ईंट गारे पत्थर रख दिए गए, लेकिन उनके मुंह से आह भी नहीं निकली। वीर बाल दिवस पर नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साहिबजादों के बलिदान को नमन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में माथा भी टेका। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, गुरु गोविंद के साहिबजादों ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। आज की पीढ़ी को साहिबजादों के बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। हरीश रावत के एआई वीडियो के मामले में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। फाइनली दबाव बढ़ने के बाद बीजेपी ने दोनों विवादित वीडियो डिलीट किए, तो अब हरीश रावत माफी की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी इसे सियासी ड्रामा भी बता रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है वो एआई जनरेटेड वीडियो जिसे लेकर हरीश रावत ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इन्हीं वीडियो को लेकर गुरुवार को हरीश रावत ने बीजेपी ऑफिस के पास धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी से उन्हें पाकिस्तानी एजेंट दिखाने के सबूत मांगे थे और तत्काल माफी की मांग की थी। अब चौतरफा गिरने के बाद बैकफुट पर आई बीजेपी ने एआई जनरेटेड ऐसे सभी वीडियो डिलीट कर दिए, लेकिन हरीश रावत का कहना है कि सिर्फ वीडियो हटाना काफी नहीं है, बीजेपी को इसके लिए माफी भी मांगनी होगी। उन्होंने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन हजारों लाखों लोगों तक वो बात पहुंची है। तो जब तक उसके लिए अपराधी क्षमा नहीं मांगेंगे और सार्वजनिक क्षमा नहीं मांगेंगे तो मामला तो वहीं पे है। बीजेपी की स्थिति को सिर मुंडाते ओले पड़ने वाली कहूंगा कि भाई ऐसे काम करने क्यों हैं जो बाद में पछताना पड़े हैं। जब फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब डिलीट ही करने हैं तो ये करने की आवश्यकता क्या थी, उल्टे काम न किया करें। भारतीय जनता पार्टी सदा सहता का परिचय दे। बीजेपी ने पूरे मामले को तूल देने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं, तो अब इस मुद्दे को बेवजह खींचा जा रहा है। जिस एआई वीडियो की वो बात कर रही थी, वो अगर डिलीट हो गया है तो खुद उन्होंने कहा कि पहले वो डिलीट करें। अगर हो ही गया है डिलीट, तो फिर इस प्रकार के बयान और धरना प्रदर्शन करने का क्या औचित्य है। इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि हरीश रावत जी सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, मीडिया में बना रहना चाहते हैं, और कांग्रेस की ओर से उनको कोई कवरेज वहां से मिल नहीं रही है।
ये पहला मौका था जब हरीश रावत बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन करने पहुंचे और ये पहली बार हुआ जब बीजेपी को अपना ही बनाया वीडियो अपने ही पेज से डिलीट करना पड़ा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है, जिसके चलते लगातार शीतकालीन यात्रा में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं और अब तक 10,000 से ज्यादा यात्री शीतकालीन यात्रा में पहुंच चुके हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार शीतकालीन यात्राओं को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सभी तैयारियां पहले से ही हमने बनाई थी और इसके लिए लगातार मेरे स्तर पर भी लगातार मॉनिटरिंग होती है। लगातार सभी जिलाधिकारियों को, अन्य विभाग जो हमारे पर्यटन विभाग से लेकर कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, विकास निगम है, हमने हमारे जो गेस्ट हाउस इत्यादि हैं, उन सभी को ठीक करने के लिए पहले से कहा गया है, क्योंकि शीतकाल में कई आवश्यकताएं भी होती हैं, तो उन आवश्यकताओं के अनुरूप जो है सभी तैयारियां की गई हैं और तैयारियां अभी चलती रहेंगी। इसके अतिरिक्त अभी हम लोग आमंत्रित भी कर रहे हैं लोग। उत्तराखंड में आज रात से मौसम बदलने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग का कहना है ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री हो रही है। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया 30-31 दिसंबर और 1 जनवरी को निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। तो अभी फोरकास्ट है हमने जो इशू करी है, उसमें जो संभावनाएं बन रही है वो 30, 31, 1 तारीख में एक जो है पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, लेकिन अभी भी इसमें भी जो है इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं दिख रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमारे जो 4 जनपद है, जो पहाड़ी जनपद है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और हो सकता है बागेश्वर में भी कहीं कहीं पे हमको हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है और जो थोड़ा सा ज़्यादा हाइट है 3,500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके, वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। केदारनाथ धाम में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे यहाँ पर झील और झरने भी अब धीरे धीरे जमने लगे हैं। आपको बता दें केदारनाथ धाम में दिसंबर महीने में बर्फबारी देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है। इलाके में सूखी ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड से आसपास के इलाकों में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड में इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा ऑपरेशन कालनेमी। साधु संतों का भेष बनाकर ठगी करने वालों और फर्जी दस्तावेजों के जरिए घुसपैठ करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पहली बार 19 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए। रिपोर्ट देखिए। दस जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी का ऐलान किया। मकसद था साधु संतों का वेश बनाकर लोगों को ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। 11 जुलाई से प्रदेश भर में पुलिस का ताबड़तोड़ अभियान शुरू हुआ। देहरादून में अब तक 1,711 लोगों का सत्यापन हुआ। इनमें से 586 छद्म वेशधारियों पर कार्रवाई और 206 गिरफ्तारी। इसी दौरान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिक भी पकड़े गए। इनमें से 10 को डिपोर्ट किया गया और 9 जेल भेजे गए। हरिद्वार में 3,000 लोगों का सत्यापन हुआ, 384 गिरफ्तार और 292 का पुलिस एक्ट में चालान। वहीं यूएस नगर में भी 220 कालनेमियों पर प्रभावी कार्रवाई की गई। उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से ऑपरेशन कालनेमी देश भर में चर्चा का विषय बना। इससे धर्म के नाम पर ठगी करने वालों पर रोक लगी और फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए घुसपैठ करने वालों की संख्या में भारी कमी आई। सरकार ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन कालनेमी अभी जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए
देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी बसपा फिलहाल हाशिए पर है। हालांकि बसपा एक बार फिर से प्रदेश में संगठन को धार दे रही है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी ने संगठन में बड़े फेरबदल किए। हरिद्वार में स्थित बीएसपी के प्रदेश कार्यालय पर एक बार फिर चहल पहल दिखने लगी है। विधानसभा चुनावों को 1.25 साल का समय बचा है, तो पार्टी ने संगठन में न सिर्फ फेरबदल किया बल्कि पार्टी विरोधी काम करने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को भी बाहर कर दिया। बीएसपी में मौजूदा समय में 4 प्रदेश प्रभारी और 1 प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं पार्टी के नेता बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत कर चुनाव में उतरने की बात कह रहे हैं। संगठन हमारा हर जिले में हर बूथ पे स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा और हम जो रिजल्ट 2007 में लेके आए थे, हमारे 8 विधायक जीत के आए थे, तो हम संगठन उस लेवल से यहाँ तैयार कर रहे हैं कि 2007 से बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी जीत के आए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने यूपी में 1 जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 विधानसभा सीट जीती थी। हालांकि 2027 में बसपा नेता युवाओं और अन्य वर्गों को साथ लेकर अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीएसपी का उत्तराखंड में कोई चुनावी अस्तित्व नहीं है और न ही कोई चुनौती है। मैं कह सकता हूं कि इस राज्य में 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं और निश्चित रूप से आज 27 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों की दृष्टि से बहुत आगे है और बसपा या इस प्रकार के क्षेत्रीय दलों का यहाँ कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। बसपा के नेता दावे लाख करें, लेकिन उत्तराखंड बसपा के संगठन में लंबे समय से अस्थिरता रही है। हाईकमान के इशारे पर लगातार प्रदेश स्तर के नेता बदले जाना और बाहरी लोगों को कमान देना पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी असंतोष बढ़ा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारत नेपाल के बीच सैकड़ों किलोमीटर का खुला बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर आवाजाही के लिए भले ही दर्जनों पैदल पुल हों, लेकिन गाड़ियों के लिए सिर्फ एक पुल है। ऐसे में पिथौरागढ़ के छारछूम में दूसरा मोटर पुल जल्द शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड में बनबसा के बाद भारत और नेपाल को जोड़ने वाला दूसरा पुल वजूद में आने वाला है। इस पुल की मदद से दोनों मुल्कों के बीच गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। गाड़ियों की आवाजाही होने से जहां दोनों मुल्कों के बीच व्यापार बढ़ेगा, वहीं पर्यटन को भी पंख लगेंगे। यही नहीं, बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात एजेंसियों को भी ये पुल खासी राहत देगा। 2022 में इस पुल का काम शुरू हुआ था। इसे बनाने का टारगेट भले ही साल का रहा हो, लेकिन कछुआ चाल का नतीजा ये है कि अब ये अगले साल मार्च तक बनकर तैयार होना है। ये दोनों तरफ को पुलिस और कस्टम्स का थोड़ा काम बाकी है, क्योंकि उनको प्रीफैब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाना तो चाहिए, क्योंकि ये तो कस्टम भी है और बॉर्डर भी है, तो इसीलिए वो काम भी हो सकता है, जल्दी ही काम हो सकता है। छारछूम पुल का काम 100% पूरा हो गया है। 33 करोड़ की लागत से 110 मीटर लंबा डबल लेन पुल दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन भारत की तरफ जमीन कम होने के चलते अभी भी कस्टम और एसएसबी की चौकियां नहीं बन पाई हैं। वहीं नेपाल की तरफ से लिंक रोड का काम अंतिम दौर में है। ऐसे में अब भारत को कस्टम और एसएसबी के चौकियों के लिए जमीन की दरकार है। जमीन की तलाश के लिए राज्य सरकार भी पूरी तरह हरकत में है। छारछूम को लेके थोड़ा सा मैंने देखा कि नेपाल की तरफ तो बड़ी समतल भूमि है और काफी वहां पर कार पार्क हो सकता है और कस्टम्स का भी काफी विस्तार हो सकता है। भारत की तरफ पुल जो है वहां जमीन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कुछ विचार कर रहे हैं कि कैसे उसका समाधान किया जाए। ये पुल भारत हो या फिर नेपाल, दोनों के बॉर्डर इलाकों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस पुल के जरिए लाखों की आबादी की राह तो आसान होगी ही, साथ ही दोनों मुल्कों के बीच रोटी बेटी के रिश्ते में मजबूती भी आएगी। बस इंतजार सिर्फ जमीन की तलाश का है, ताकि भारत अपनी चौकियां बना सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बागेश्वर के छतीना गांव के युवा तेज गेंदबाज देवेंद्र सिंह बोरा ने विजय हजारे ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अपने खेल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जयपुर में हुए मैच में देवेंद्र ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को गोल्डन डक पर आउट कर सबको चौंका दिया।
उत्तराखंड के लिए ये उनका तीसरा लिस्ट ए मैच था, लेकिन सीमित अनुभव के बावजूद उनकी तेज और सटीक गेंदबाजी चर्चा में रही। किसान परिवार से आने वाले और सड़क सुविधा से वंचित गांव के इस खिलाड़ी की सफलता पहाड़ के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। की बॉल और ये जो हमारे रोड मिक्स डामर होता है, ये इसको गला के प्लास्टिक की बॉल बनाया करते थे, क्योंकि पैसों का इतना अभाव था कि वो बॉल तक खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर भी इस सब चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत को प्रमुखता पे रखा। नहीं बल्कि पूरे बागेश्वर के लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है कि आज देवेंद्र बोरा जो हमारे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बागेश्वर का एक प्लेयर है और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से जो अभी टीम में प्रतिभाग कर रहा है, वो जयपुर में मुंबई के खिलाफ उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली गेंद पे ही जो है रोहित शर्मा का विकेट लिया है। रुकते एक छोटे से